India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम अगले घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्यूचर अमेजन विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस को संपत्ति बेचने की दी इजाजत। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द। विवाद की फिर से हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। विधायक सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी तक लगाई रोक। बैंस के खिलाफ कथित दुष्कर्म का है मामला। बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए पूर्व सिपाही बीए उमेश की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अदालत ने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट की तलब। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट से SC/ST एक्ट के तहत लंबित मामलों की संख्या की तलब। बदमाशों द्वारा जमीन कब्जे के मामले में थी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया और अमेजन से तकरार मसले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए केस को फिर से हाई कोर्ट में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को अपनी संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। फैसले में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ के विलय के सौदे को आगे बढ़ाने पर प्रतिबंधित किया था और अभी के लिए अमेजन को 17 फरवरी तक नए दस्तावेज दाखिल करने का वक्त दिया गया है। जब दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे उसके बाद सौदे की अनुमति पर पुनर्विचार होगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बेंच पर अपना फैसला सुना रही थी। अमेजन फ्यूचर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। फैसले से फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। फ्यूचर ग्रुप ने अपनी संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले सभी आदेश रद्द करने का फैसला भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फिर से सभी मुद्दों पर मेरिट के आधार पर फैसला लेने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने रिलायंस फ्यूचर डील के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। दरअसल फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस के साथ एसेट डील प्रक्रिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी और 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल रिलायंस एसेट सेट डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है, हमें शेयर धारक की मंजूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। CCI NCLT से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने देना चाहिए। सौदे को अंतिम रूप देने में महीनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रियाएं शामिल है। असल में ये पूरा मामला रिलायंस और फ्यूचर समूह के बीच पिछले साल अगस्त में हुई 24,713 करोड़ रुपए की डील से जुड़ा है। रिलायंस फ्यूचर डील के तहत फ्यूचर समूह की रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनियों की पूरी हिस्सेदारी रिलायंस समूह को मिलने वाली है। लेकिन फ्यूचर समूह इस डील को लेकर अमेरिका की ई वाणिज्य कंपनी अमेजन के साथ साल भर से ज्यादा समय से कानूनी विवाद में उलझा है। अदालत ने पहले ही अमेजन को ये निर्देश देकर सुरक्षित कर दिया है कि सौदे की अनुमति के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
यदि अनुमोदन लंबित होने तक अंतिम चरण तक सौदे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ मध्यस्थता मामले पर रोक के खिलाफ अमेज़न की अपील पर कोर्ट बाद में अलग से सुनवाई करेगा। फ्यूचर अमेज़न विवाद पर अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेज़न सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेज़न की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेज़न की मध्यस्थता की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था। 1 फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लोक इंसाफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सर्वोच्च अदालत से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बैंस के खिलाफ कथित दुष्कर्म के एक मामले में 3 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। बैंस लुधियाना के हल्का आत्मनगर से विधायक है और इस मामले में पीड़िता ने सबसे पहले 16 नवंबर 2020 को विधायक सिमरजीत सिंह, बैंस कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और गोगी शर्मा के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, केवल जांच के नाम पर मसले को लटकाया था। आखिरकार पीड़िता ने स्थानीय अदालत की शरण ली। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरतजीत सिंह की अदालत ने 7 जुलाई 2021 को थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस को मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने विधायक बैंस सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में 2 माह के अंदर चार्जशीट फाइल करने के लिए कहा था। इसके बावजूद पुलिस ने लगभग 4 माह के बाद चार्जशीट को 11 नवंबर 2021 को अदालत में पेश किया। अभी तक इस मामले के एक भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता के वकील एडवोकेट हरीश राय ढांडा ने बताया कि अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने उनके घर गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन दलीलों का विरोध किया जिनमें कहा गया कि कोरोना वायरस टीकाकरण की अनिवार्यता की वजह से लोग अपनी नौकरियों और राशन तक गंवा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच से साफ किया कि टीके की अनिवार्यता की वजह से किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस वैक्सीन और टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रहा था। यहाँ याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ लोग राज्यों और प्राधिकरणों की तरफ से टीकाकरण को अनिवार्य किए जाने की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन दलीलों का विरोध किया जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस टीकाकरण की अनिवार्यता की वजह से लोग अपनी नौकरियां और राशन तक गंवा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच से साफ किया कि टीके की अनिवार्यता की वजह से किसी का कुछ नहीं जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस वैक्सीन और टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रहा था। यहां याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ राज्यों और प्राधिकरणों की तरफ से टीकाकरण को अनिवार्य किए जाने की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के हाथ से राशन छिन रहा है। वे अनिवार्य टीकाकरण की नीति के कारण देश में आजादी से घूम भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस पर SG मेहता ने बेंच से कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलें गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिवार्य टीकाकरण की वजह से किसी का कुछ नहीं जा रहा और अब तक कोई भी व्यक्ति नौकरी जाने की शिकायत लेकर कोर्ट के सामने नहीं आया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने प्रशांत भूषण से पूछा कि क्यों वे ऐसे कुछ वाकये बता सकते हैं जिससे वह साबित हो सके कि अनिवार्य टीकाकरण से लोगों की नौकरी जा रही है, वरना कोर्ट के लिए यह फैसला करना मुश्किल होगा क्योंकि नौकरी जाने की कई वजह हो सकती हैं जिनका निपटारा हाई कोर्ट कर सकता है। बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर आखिरी सुनवाई करेगी और फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सिपाही BA उमेश उर्फ उमेश रेड्डी की फांसी पर रोक लगा दी है, जिसे बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। रेड्डी को वर्ष 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302 और
92 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर बेंगलुरु में सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर में 2 साल से अधिक की कथित देरी के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज करने के अनुसरण में उनकी मौत की सजा की निष्पादन योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर की खंडपीठ ने कहा था कि न्यायालयों के लिए क्षमा की कार्यकारी शक्ति के त्वरित प्रयोग के लिए बाहरी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, जब संविधान स्वयं ऐसी कोई सीमा नहीं रखता है। इस फैसले के खिलाफ रेड्डी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिए कि दया याचिका के निपटान में 550 दिनों की सीमा तक देर किया गया और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार जो पत्र का उल्लंघन नहीं था, याचिकाकर्ता को लगभग 11 वर्षों तक एकांत कारावास में रखा गया था, जो कानून का उल्लंघन है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र बिल्कुल स्पष्ट था कि मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण याचिकाकर्ता कोई दया याचिका नहीं लगा सकता। इस तथ्य को भी उच्च न्यायालय द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में ध्यान में नहीं रखा गया था। जस्टिस यूजू ललित, एस रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मौत की सजा की पुष्टि के लिए चिकित्सा स्थिति एक प्रासंगिक पर्यवेक्षण परिस्थिति है। बेंच ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए निर्देश जारी किए कि राज्य सुनवाई की अगली तारीख से पहले आरोपी से संबंधित सभी अधिकारियों की रिपोर्ट हमारे सामने रखेगा, क्योंकि बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने पहले भी याचिकाकर्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया है। इसीलिए सुनवाई की अगली तारीख तक उसके समक्ष एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। जेल प्राधिकरण उच्च मूल्यांकन करने में पूरा सहयोग करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 85 वर्षीय महिला अकबरी की हत्या के मामले में 2 लोगों को जमानत दे दी। अकबरी की उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान उनके घर में ही आग लगने के बाद धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी। हालांकि एक अन्य आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विशाल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं अरुण कुमार और रवि कुमार को राहत दी गई। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भजनपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद सईद सलमानी की लिखित शिकायत पर 27 फरवरी 2020 को मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे पास की एक दुकान से दूध खरीदने के लिए बाहर गए थे तो उनके बेटे आसिफ ने उन्हें अपने मोबाइल फोन पर फोन किया। कॉल पर उसने बताया कि सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके घर के पास सांप्रदायिक नारे लगा रही है और उक्त भीड़ बाद में उनके अंदर घुस गई। उन्होंने आगे कहा कि दंगाइयों ने 8 लाख रुपए नकद, एक बॉक्स जिसमें सोने और चांदी के आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूट ली और अलमीरा तोड़कर उसमें आग लगा दी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां की मौत दम घुटने के कारण हुई, क्योंकि वह इमारत की ऊपरी मंजिल या छत तक नहीं पहुंच सकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरजातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है, जो महिला के परिवार के सदस्यों के हाथों ऑनर किलिंग की आशंका जता रहे थे। कोर्ट ने देखा कि जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरा है। बेंच ने देखा कि मामला प्रकृति में संवेदनशील है, क्योंकि पक्षकार विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामला संवेदनशील प्रकृति का है, क्योंकि इसमें शामिल पक्षकार विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई है और ये संरक्षित होने का एक आवश्यक अधिकार है, और इस मामले में याचिकाकर्ता का अधिकार खतरे में है। अदालत कपल द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पुलिस को महिला के परिवार के सदस्यों से कपल के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। महिला की उम्र जहां 26 साल है, वहीं पुरुष की उम्र 24 साल। इस जोड़े ने प्रेम संबंध होने के बाद हिंदू रीति रिवाजों और समारोहों के अनुसार एक आर्य समाज मंदिर में एक दूसरे से शादी की थी। ये तब हुआ जब महिला के परिवार के सदस्यों ने उसे बेरहमी से पीटा था और एक मुस्लिम व्यक्ति से उसकी शादी करने की योजना बना रहे थे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पैतृक घर को छोड़ दिया और अपनी मर्जी और सहमति से उस व्यक्ति के साथ चली गई। विवाह के अनुष्ठापन से पहले महिला का हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद
नाम भी बदल दिया गया। जब उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी शादी के बारे में सूचित किया तो वे इस जोड़े को जान से मारने की धमकी देने लगे, क्योंकि मामले में प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ था। दंपति ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई। कोर्ट ने दंपति को सुरक्षा प्रदान की और जोड़े की सुरक्षा में किसी भी चूक के मामले में संबंधित क्षेत्र के एसीपी और एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारियों की हत्या की कथित साजिश के एक मामले में आरोपी मलयालम सिने अभिनेता दिलीप के मोबाइल फोन अलुवा के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किए जाएं। सोमवार को दिलीप को केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अपने 3 मोबाइल फोन बंद लिफाफे में सौंपे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी गोपीनाथ ने शनिवार को दिलीप और अन्य आरोपियों को 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के एक नए मामले के संबंध में अपने मोबाइल फोन रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि अभिनेता ने फोन सौंपने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर केवल 2 दिन का समय दिया। अभिनेता ये कहते हुए फोन देने से हिचकिचा रहे थे कि फोन से उनकी पूर्व पत्नी और वकील के साथ उनकी निजी बातचीत हुई थी। अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव की दयनीय परिस्थितियों के बारे में एक चौंकाने वाला समाचार रिपोर्ट स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव की युवा लड़कियों को स्कूल नाव से और फिर घने जंगल के रास्ते से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। न्यायमूर्ति प्रसन्न वर्ले और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ ने कहा कि प्रशंसनीय नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल राज्य द्वारा बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित मार्ग और एक दोस्ताना माहौल और वातावरण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार संरक्षित क्षेत्र खिरवंडी गांव की लड़कियों को कोयना बांध के एक छोर से दूसरे छोर तक नाव चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वहां से घने जंगल से होते हुए स्कूल तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उनका स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होता है। ऑनलाइन पोर्टल की खबर में कहा गया है कि जंगल में भालू और बाघ सहित जंगली जानवर रहते हैं। इसके अलावा भले ही राज्य के कुछ स्कूल महामारी की स्थिति के कारण बंद कर दिए गए थे, लेकिन खिरवंडी गांव के छात्र इस दिनचर्या को अपनाकर स्कूल जा रहे हैं। पीठ ने कहा, हमारे पास सामान्य रूप से छात्रों और विशेष रूप से लड़कियों की पीड़ा और दुर्दशा को व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी है। आगे कहा गया है कि सतारा जिले के गांव खिरवंडी में बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर सकती है। अदालत ने लड़कियों के साहस और खुद को शिक्षित करने की इच्छा शक्ति की सराहना की। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ हाईकोर्ट को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत राज्य में 31 जनवरी 2022 तक लंबित मामलों की मौजूदा संख्या का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इस याचिका में आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब सदस्यों की भूमि को बदमाशों द्वारा जबरन जब्त किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता देवज्योति बासु ने पीठ को अवगत कराया कि SC/ST समुदाय के गरीब सदस्यों की जमीन हड़पने की सामाजिक प्रवृत्ति प्रतीत होती है और ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों की अक्सर मिलीभगत होती है। उन्होंने आगे कहा कि अब ऐसे पीड़ित SC/ST सदस्य FIR और शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार SC/ST अधिनियम की धारा 21 के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रही है। अधिनियम की धारा 18 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने का आदेश देती है। इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पेश अधिवक्ता शौकत बनर्जी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 1989 से SC/ST अधिनियम के तहत लंबित मामलों को निर्धारित करने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया है। इसके बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च को पोस्ट कर दिया गया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.